जब मैं छोटा था तो मेरा परिवार बहुत सारे चूहे पालता था। ये चूहे खूब मोटे और बड्ढे थे। हर एक का वजन कम से कम 10-12 किलो था। ये सब मेरे परदादा जी के लिए थे। परदादा जी मिट्टी की चौकी पर बैठे उन 2 चूहों को देख रहे थे जो मेरे दादाजी ने पकड़े हुए थे। नहीं, ये बहुत दुबले हैं, मैं 2 और बड्ढे पकड़ कर लाता हूं। परदादा जी 50 साल से ऊपर के थे, लेकिन उनके सारे दांत अभी भी सलामत थे। गांव में हर कोई कहता था कि मेरे दादाजी बहुत पितृभक्त हैं और अपने पिता का बहुत ख्याल रखते हैं। कुछ ही देर बाद दादाजी 2 और चूहे लेकर आए। परदादाजी एक सफेद बालों वाले चूहे को देखकर मुस्कुराए। ये वाला ठीक रहेगा। परदादाजी की बात अभी खत्म ही हुई थी कि दादी बोल पड़ी, पिताजी, मैंने सुना है कि सफेद बाल वाले चूहे सिद्ध आत्मा होते हैं जो रूप बदल लेते हैं। क्यों ना हम इसे छोटी अच्छ दें? परदादाजी ने दादी की तरफ देखा। उनकी आंखें बहुत खौफनाक थीं। उन्होंने दादी से कोई बात नहीं की, बल्कि दादाजी से बोले, रमेश, इस परिवार का मुखिया कौन है? परदादाजी पुराने जमाने के थे और उनकी सोच भी पुरानी थी। उन्हें लगता था कि दादी एक औरत है, इसलिए घर के मामलों में उनका कोई हक नहीं है। पिताजी, आप नाराज मत होइए, मैं अभी आपके लिए लंबी उम्र वाला सूप बनाता हूँ। लंबी उम्र वाला सूप जिसकी बात दादाजी कर रहे थे, असल में चूहों का सूप था। इतना कहकर दादा और दादी कमरे से बाहर चले गए। वहां सिर्फ मैं और परदादा जी रह गए। परदादा जी ने मुझे अपने पास बुलाया। ओ भोला, इधर आ। परदादा जी मुझसे प्यार तो करते थे, लेकिन मुझे उनसे थोड़ा डर लगता था। मैं अक्सर सोचता था कि उनकी धुंधली आंखों के पीछे क्या चल रहा है। परदादा जी, क्या लंबी उम्र वाला सूप स्वादिष्ट होता है? परदादा जी हंसने लगे। उनके दांत लंबे और पतले थे। बहुत स्वादिष्ट होता है, मैं इसे बचपन से पीता आ रहा हूं। ऐसा कहते वक्त उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वो कुछ याद कर रहे हों। जब मैं जवान था तो मैं मांड और सूअर का मांस खाता था। उसका स्वाद इस सूप से 100 गुना बेहतर था। परदादा जी, सूअर का मांस तो मैं जानता हूं, लेकिन ये माइंड क्या होता है? परदादा जी ने आंखें सिकोड़ दी, जैसे मेरी बात काट रहे हों, और मुस्कुराते हुए बोले, माइंड मतलब चावल का पानी। मैं कुछ सेकंड के लिए सन्न रह गया और मेरे मुंह में पानी आ गया। परदादा जी बचपन में मुझसे भी अच्छा खाना खाते थे। भोला, जाकर देख क्या सूप तैयार हो गया। जी। मैं भागकर स्टोर रूम में गया और देखा कि दादा और दादी आपस में बहस कर रहे थे। रमेश, पागल मत बनो, तुम इस सफेद चूहे को नहीं मार सकते। वो सफेद चूहा दादाजी के हाथ में बुरी तरह छटपटा रहा था और अजीब सी आवाजें निकाल रहा था। दादाजी ने आह भरी, अगर पिताजी चूहा खाना चाहते हैं तो मुझे बनाना ही होगा। ये फालतू की बातें बंद करो, मैं इन अंधविश्वासों को नहीं मानता। इतना कहकर दादाजी ने उस सफेद चूहे को जोर से जमीन पर दे मारा। चूहे के मुंह से खून निकला और वो तड़पने लगा। दादी ने माथे पर शिकन लाते हुए चिढ़कर कहा, मैं तुम्हारे घर के मामलों में दखल नहीं दूंगी, जो मन में आए करो। दादाजी ने दादी की बात अनसुनी कर दी। वो चूहे को उठाने के लिए नीचे झुके, पर जैसे ही उनका हाथ उसे छुआ, चूहे ने उन्हें काट लिया। दादाजी चिल्लाए और चूहे को दूर फेंक दिया। उनकी उंगली का एक टुकड़ा कटकर अलग हो गया था और खून तेजी से बह रहा था। दादी ने घबराकर पूछा, क्या हमें अस्पताल जाना चाहिए? जरूरत नहीं है, मामूली सा जख्म है, कुछ नहीं होगा। भोला, जा उस चूहे को वापस उठा ला। मैं चूहे की तरफ भागा। वो अभी पूरी तरह मरा नहीं था। वो दादाजी की उंगली का कटा हुआ मांस तब तक खाता रहा जब तक वो खत्म नहीं हो गया। मैंने उस सफेद चूहे को पूंछ से पकड़ा और वापस ले आया। दादी अभी भी डरी हुई थी। ये चूहा पहाड़ों से पकड़ा गया है, पता नहीं जहरीला हो, हमें अस्पताल जाना चाहिए। कुछ नहीं है, तुम चिंता मत करो, दादाजी ने कहा और फिर उस सफेद चूहे की खाल उतारने लगे। इस सफेद चूहे की खाल काफी महंगी बिकती थी। गांव में सब जानते थे कि परदादा जी की लंबी उम्र का राज ये सूप ही है, लेकिन कोई और 20-30 पाउंड के चूहे नहीं पाल पाता था, इसलिए वो हमारे घर से खरीदने आते थे। परदादा जी चूहे का मांस परदादा जी के लिए बचा कर रखते थे। वो सिर्फ खाल बेचते थे। सिर्फ खाल होने के बावजूद लोग उसे हाथों हाथ खरीद लेते थे। मुझे पता है, जब दादाजी सूप बनाकर ले आए तो परदादा जी मुस्कुरा उठे। उन्हें गर्मी की कोई परवाह नहीं थी और वो कुछ ही घूंट में पूरा सूप पी गए। परदादा जी की नजर दादाजी की उंगली पर पड़ी ढी और उन्होंने पूछा, रमेश,
तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? कुछ नहीं, गलती से चूहे ने काट लिया। परदादा जी की आंखें इधर उधर घूमी। ध्यान रखा करो, तुम मेरे इकलौते बेटे बचे हो। दादाजी के पहले 2 बड्ढे भाई थे। वो पहले बड्ढे ताऊ जी के साथ रहते थे, पर उनकी मौत के बाद वो मंझले ताऊ जी के पास चले गए, जिनकी भी कुछ समय बाद मौत हो गई। वो पिछले 2 सालों से ही हमारे साथ रहने आए थे। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूं। परदादा जी ने जी भर के खाना खाया और सूप पिया, फिर धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ चले गए। उनके जाने के बाद दादी धीरे से बुदबुदाई, सुनो, चलो अस्पताल चलते हैं। क्या भूल गए बड्ढे भाई की मौत कैसे हुई थी? बड्ढे ताऊ जी को एक जहरीले सांप ने काट लिया था। उस दिन बारिश हो रही थी और परदादा जी को सांप की पित्त खानी थी। उन्होंने ताऊ जी को जबरदस्ती पहाड़ पर सांप पकड़ने भेज दिया। नतीजा ये हुआ कि सांप के काटने से उनकी मौत हो गई। दादाजी ने तेवर चढ़ाए, नहीं, इसमें फालतू पैसे खर्च होंगे। दादाजी बहुत जिद्दी थे। एक बार जो सोच लिया उसे कोई नहीं बदल सकता था। दादी ने आह भरी और फिर कुछ नहीं कहा। उस रात मुझे कमरे में चूहों के किकियाने की आवाज सुनाई दी। मैंने आंखें खोली तो देखा कि दादाजी बिस्तर पर नहीं थे, बस दादी बगल में सो रही थी। मैं आवाज का पीछा करते हुए गया और देखा कि दादाजी छत की शहतीर पर चढ़े हुए थे और अजीब सी फुफकारें मार रहे थे। उनकी आंखें अंधेरे में अजीब तरह से चमक रही थीं और वो इधर उधर देख रहे थे, जैसे अपनी बिरादरी के किसी को ढूंढ रहे हों। आखिर दादाजी की आंखों में वो खौफनाक चमक कैसी थी? क्या उस सफेद चूहे का बदला अब पूरे परिवार को तबाह कर देगा? और क्या है परदादा जी के उस सूप का असली और काला सच? दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग इससे भी ज्यादा रोंगटे खड्डे कर देने वाला है। अगर आप पार्ट 2 जल्द से जल्द देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पर 500 लाइक का टारगेट पूरा कर दीजिए। जैसे ही 500 लाइक पूरे होंगे मैं इसका अगला भाग अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें और ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।